हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग गर्ल्स। आज हम अपनी यूनिट 5 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 कवर कर ली हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो यूनिट 5 आपकी सभी यूनिट्स में से सबसे छोटी यूनिट है। कल आपका पेपर है, तब हम इसको वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है आपकी डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स, फिर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एंड एप्लीकेशंस। हमने सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है, बहुत ही क्रिस्प पॉइंट कवर किए हैं, सो दैट आपको जितना लिखना ज़रूरी है कल के पेपर में। आइए हम देखते हैं डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉरेंसिक्स टर्म्स, जो मुझे लगता है आप सबको पता होगा, क्योंकि एक वेब सीरीज़ आई थी जियो सिनेमा पे, असर नाम की, जो हम सब ने देखी होगी, और उसमें हमने देखा था फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट ने कितना वंडरफुल काम किया था। तो उसी एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स। तो ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का। हमें साइबर सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से जो बहुत सारे हैकर्स हैं, अटैकर्स हैं, वो लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटीज़ का इस्तेमाल एक्सप्लॉइट करके हमें हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल नेटवर्क फॉरेंसिक्स है क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले स्टेप्स आते हैं आइडेंटिफिकेशन का, प्रिजर्वेशन का, एनालिसिस का और प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। जो भी डिजिटल एविडेंस पाया गया है उसको आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना और डॉक्यूमेंट भी करना। डिजिटल फॉरेंसिक्स इट इन्वॉल्व्स द रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन मटेरियल फाउंड इन डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या करते हैं? हम रिकवर करते हैं वो जो भी एविडेंस फाइंड की जा सकती, नहीं, इसमें हम इट इन्वॉल्व्स द रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल फाउंड इन डिजिटल डिवाइसेस ऑफन इन रिलेशन टू कंप्यूटर क्राइम। जब भी कोई कंप्यूटर क्राइम होता है तो जो डिजिटल डिवाइसेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनसे हम डेटा को रिकवर करते हैं। सब ब्रांचेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइसेस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स एंड मेमोरी फॉरेंसिक्स। इनका डिवीजन प्योरली इसी बेसिस पे हुआ है कि अगर वो कंप्यूटर पे हो तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइसेस पे तो मोबाइल डिवाइसेस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स और मेमोरी, अगर मेमोरी उसकी मतलब मेमोरी को टैम्पर किया गया हो, मेमोरी को पहुँचाया गया हो, या फिर कोई वर्म या वायरस इंजेक्ट कर दिया गया हो, तो वो मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के प्रोसेस क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और एक और टॉपिक होता है यहाँ पे डिसीजन। देखिए बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो पोटेंशियल सोर्सेज जिससे हमें डिजिटल एविडेंस मिल सकता है। हमें अभी मिला नहीं है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उन पोटेंशियल सोर्सेज को जिससे हमें डिजिटल एविडेंस मिल सकता है। जब हमने उन डिजिटल एविडेंस के डिवाइसेस को फाइंड कर लिया है, उन सोर्सेज को फाइंड कर लिया है, देन हम उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, सो दैट कि वो टैम्पर ना हो सके, डिस्ट्रॉय ना हो सके, उसको ख़राब ना किया जा सके। फिर जब हमने उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया है, तो अब हम उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम एविडेंस को एग्जामिन करेंगे और रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे एक्टिविटीज़ और फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें डेटा मिला है हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह क्राइम किया गया और क्राइम का मोटिव क्या था, क्राइम क्यों किया गया और क्राइम किसके द्वारा किया गया। डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अपनी सारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को, उन डिटेल्स को, फाइंडिंग्स को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। देन हम उनको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन कहाँ पे की जाती है? प्रेजेंटेशन लीगली कोर्ट में की जाती है, मतलब लीगल प्रेजेंटेशन की जाती है क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में, सो दैट जिसने भी क्राइम किया है वो बच कर ना जा पाए, और जिसका क्राइम हुआ है उसको जस्टिस मिल जाए। उसके बाद हमारी कोर्ट उसका डिसीजन लेगी। डिजिटल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्क फॉरेंसिक्स। ये सब ब्रांच है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, जो फोकस करता है मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ट्रैफिक टू गैदर इंफॉर्मेशन, डिटेक्ट एनॉमलीज एंड प्रोवाइड लीगल एविडेंस। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? की ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपको ये नाम डिफ़िकल्ट लगते हैं, सच एज इंट्रूशन डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये सारे नाम, तो आप इनको छोड़ के सिंपली ऑब्जेक्टिव्स में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस या अटैक का। कोई भी अगर नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहता है या फिर अटैक करना चाहता है तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड इम्पैक्ट। उसका स्कोप क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, ये हम इन्वेस्टिगेट करने की और समझने की कोशिश करते हैं।
इंश्योरिंग दैट द नेटवर्क यूजेस कंप्लाइज विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने नेटवर्क का यूज़ किया वो लीगल मैनर में सही हो, अनएथिकल ना हो। आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट की जा रही हैं नेटवर्क पे। जब भी एक पोटेंशियली डेंजरस सिस्टम होता है या फिर अटैकर का सिस्टम होता है, वो किसी नेटवर्क पे कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ बहुत सारे पैकेट्स सेंड कर रहा होता है, तो उन्हीं पैकेट्स का कैप्चर करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसको वायर शैक कहते हैं, जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा भी है। टेक्निक्स: पैकेट स्निफिंग, कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग पैकेट्स ऑफ डेटा एज ए ट्रेवल थ्रू अ नेटवर्क। जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होते हैं, तो इसमें हम उनको कैप्चर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, जो भी डेटा ट्रैवल होते हैं नेटवर्क को। जैसे मैंने आपको बताया, वायर शार्क एक बहुत ही फेमस टूल है और बहुत ही यूज्ड अप टूल है, इस बार आपने अपने करिकुलम में पढ़ा भी है, टू कैप्चर एंड एनालाइज पैकेट्स। लॉग एनालिसिस: एग्जामिनिंग लॉग्स फ्रॉम नेटवर्क डिवाइसेस लाइक रूटर्स, फायरवॉल्स एंड सर्वर्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटीज़। क्या क्या चैलेंजेस हम देखते हैं डिजिटल नेटवर्क फॉरेंसिक्स में? ये 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर आपको इसी क्वेश्चन के साथ कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिंपल 5 स्टेप्स हैं, मतलब 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं और आप बस एक बार सुन लेंगे, आप बस वीडियो को सुनते जाइए, आपको ये याद रहेंगे। डेटा वॉल्यूम: हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड बाय डिजिटल डिवाइस एंड नेटवर्क्स। आज ऑलमोस्ट हर इंसान के पास अपना एक पर्सनल डिवाइस है जिससे वो हर दिन बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करता है। तो इन सभी डेटा को हैंडल करना, एनालाइज करना, अभी जो करंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे पॉसिबल नहीं है। हम सारा का सारा डेटा एनालाइज नहीं कर पाते हैं, बल्कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन एनालाइज कर पाते हैं। इसीलिए डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की फील्ड्स बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड्स हैं। इंक्रिप्शन: डीलिंग विद इनक्रिप्टेड डेटा एंड कम्युनिकेशन दैट कैन हिंडर एनालिसिस। जो आज की डिवाइसेस हैं वो बहुत ही सिक्योर बनाई जाती हैं सो दैट उनको अटैकर्स हार्म ना कर सके। तो वैसी ही डिवाइसेस अटैकर्स के पास भी होती हैं, तो उस डेटा को डिक्रिप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। जो भी कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं वो हमारी एनालिसिस को बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसको डिक्रिप्शन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कई बार तो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स: टेक्नोलॉजी के बढ़ते ही क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो बहुत सारी एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स आ गई हैं जो अटैकर्स यूज़ करते हैं अपने एविडेंस को हाइड करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस: अटैकर्स के लिए तो बहुत इजी होता है क्राइम करना, बट जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से कलेक्ट करें कि वो लीगली सही हो और एथिकली भी सही हो। किसी पर्सन का प्राइवेट डेटा वो टैम्पर ना कर रहे हो, किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट वो ना कर रहे हो उनकी परमिशन के बिना। Rapid technological changes: keeping up with the evolving technology landscape and new types of digital devices and network architectures। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को उसके साथ कोप अप करते जाएं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर दिन नई नई डिवाइसेस आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप न्यू डिवाइसेस और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। PKI is a framework that manages digital keys and certificates to ensure secure electronic transactions and communications। PKI एक फ्रेमवर्क है जो मैनेज करता है डिजिटल कीज़ को और सर्टिफिकेट्स को टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन। It plays a crucial role in cybersecurity by providing mechanism for encryption, decryption, authentication and digital signatures। Key components of PKI: digital certificates. These are issued by trusted entities। digital certificates क्या होती हैं? वो issue की जाती हैं trusted entities के द्वारा, such as CAS, which include information such as उसमें क्या क्या information होती है digital certificate में? ओनर की पब्लिक की के बारे में, ओनर का नाम क्या है, किस अथॉरिटी ने इशू की है और वो कब तक वैलिड है। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, ये वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करती हैं। दे वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटीज़ रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट। जो भी इंडिविजुअल्स सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती हैं और इंश्योर करती हैं दैट द इंफॉर्मेशन इन सर्टिफिकेट इज़ एक्यूरेट। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़,
These entities act as intermediaries between users and CAs. They handle the verification process on behalf of the CA and ensure that the entity requesting a certificate is legitimate. Public key infrastructure. Next point है public and private keys. PKI relies on asymmetric encryption. Asymmetric encryption बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपनी ऐड कर सकते हैं जब भी आप आंसर लिखिए, उसको ऐड करके आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आपके आंसर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा. विच यूजेज अ पेयर ऑफ कीज़, अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट की, जिसमें हम एक पेयर ऑफ की यूज़ करते हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की यूज़ करते हैं. पब्लिक की को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, वाइल द प्राइवेट की इज़ केप्ट सीक्रेट एंड यूज टू डिक्रिप्ट डेटा. सर्टिफिकेट repositories. They are secure database where digital certificate and public key are stored. They allow users to retrieve certificates as needed for secure communications. So जो next point है वो है CRL. These lists are published by certificate authorities to indicate certificate that have been revoked before their expiration date. This ensure that compromised or invalid certificates are not trusted. तो PKI काम किस तरह से करती है? How PKI works? सबसे पहले की जनरेशन होता है, देन सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट होती है, फिर जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई होती है, फिर सर्टिफिकेट इशू होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और सिक्योर कम्युनिकेशन की जाती है. तो आइए वन बाई वन हम सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं. द यूज़र और एंटिटी जनरेट्स अ पेयर ऑफ कीज़, पब्लिक एंड प्राइवेट. These keys is kept secure, while the private key is kept secure, while the public key is shared. The user submits a certificate signing request to a CA, including their public key and others' identification information. Key generation. The user or entity generates a pair of key values, public and private. जो भी user होता है वो एक key pair generate करता है, public और private. द प्राइवेट की इज़ केप्ट सिक्योर. जो प्राइवेट की होती है वो सिक्योर रखी जाती है, वाइल द पब्लिक की शेयर, और पब्लिक की शेयर की जाती है. तो सबसे पहला स्टेप है PKI का की जनरेशन. देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट. द यूजर सबमिट्स अ सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट CSR टू अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इंक्लूडिंग देयर पब्लिक की एंड अदर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले की जनरेट हुआ, देन सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट किया गया, देन आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी, then certificate issue कर दिया जाएगा. The CA और RA verifies the user's identity to ensure they are who they claim to be. Once the identity is verified, the CA signs the user's public key with its private key and issues a digital certificate. Certificate distribution. The user's digital certificate is stored in a certificate repository and can be accessed by anyone who needs to verify the user's identity or encrypt data for them. Secure communication. Other users or entities can use the public key in the digital certificate to encrypt messages or verify digital signatures. Applications क्या क्या है PKI के? Secure email. PKI ensures that email can be encrypted and digitally signed, verifying the sender's identity and protecting the message content. तो PKI सिक्योर ईमेल सेंड करने में हेल्प करते हैं. वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं सेंडर की आइडेंटिटी को, और प्रोटेक्ट करते हैं जो मैसेज का कंटेंट है वो भी प्रोटेक्ट करते हैं कि सो दैट उसको कोई और ना, जो इसको एक्सेस न मिला हो वो ना देख सके. SSL एंड TLS प्रोटोकॉल्स. वेबसाइट यूज़ PKI टू एस्टैब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशन. वेबसाइट्स PKI का यूज़ करती हैं सिक्योर कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए. डिजिटल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट्स एंड इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स. Developers use PKI to sign software and code, ensuring that it has not been tampered with, and verify the identity of the publisher. जो डेवलपर्स होते हैं वो भी PKI का यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर और कोड को साइन करने के लिए. ये इंश्योर करता है कि जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है वो टैम्पर्ड नहीं है, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, और वेरीफाई करता है पब्लिशर की आइडेंटिटी को. डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड टू साइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, providing authenticity and integrity. VPNs, virtual private networks. जो VPNs होते हैं वो भी PKI का यूज़ करते हैं for authenticating users and encrypting data transmitted over the network. अब PKI के benefits क्या क्या हैं? Security, trust, data integrity.
PKI क्या करता है? दिस प्रोवाइड्स अ रोबस्ट इंक्रिप्शन, ये हमें बहुत ही बढ़िया इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स. Trust establishes a trust change through CAs, ensuring entities are who they claim to be. Data integrity ensures that data has not been altered in transit. ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र किया गया था वो बीच में कहीं भी अल्टर नहीं किया गया है, टैम्पर नहीं किया गया है. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग इज़ लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी. It is a branch of cryptography designed to provide security for constrained environments where resources such as computational power, memory and energy are limited. ये वो ब्रांच है क्रिप्टोग्राफी की विच प्रोवाइड सिक्योरिटी जहाँ पे ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे रिसोर्सेज और कंप्यूटेशनल पावर, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटेशनल पावर है, जो मेमोरी है, एनर्जी बहुत लिमिटेड है, वहाँ हम लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं. दीज इन्वायरमेंट्स इंक्लूड IoT डिवाइसेस, RFID tags, sensor networks and other embedded systems. Lightweight cryptography aims to balance security and efficiency. इसका मेन एम है, अगर एम आए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि lightweight cryptography aims to balance security with efficiency, making it suitable for devices with minimal capabilities. जिन डिवाइसेस में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, सच उनकी कंप्यूटेशनल पावर कम होती है, मेमोरी कम होती है, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं. मतलब आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो सिक्योर नहीं है. स्टिल जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके इन डिवाइसेस की कमज़ोरी को पहचान कर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं. की फीचर्स ऑफ लाइटवेट क्रिप्टोग्राफी: लो कंप्यूटेशनल ओवरहेड, एल्गोरिथम्स आर डिजाइंड to require minimal computational power, making them suitable for devices with limited processing capabilities. एल्गोरिथम्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो कम से कम कंप्यूटेशनल पावर लें एग्जीक्यूट होने में, और बहुत ही कम मेमोरी यूजेस भी लें. एल्गोरिथम्स आर मिनिमल मेमोरी, इंश्योरिंग दैट they run on devices with restricted RAM and storage. Energy efficiency: lightweight cryptography algorithms consume less power, which is crucial for battery operated devices. जो एल्गोरिथम्स होती हैं बहुत ही कम पावर यूज़ करती हैं, तो जिन डिवाइसेस जिनकी बैटरी लाइफ कम होती है तो उन पे भी ये आराम से फंक्शनल होती हैं. कॉम्पैक्ट कोड साइज़, इनका कोड साइज़ बहुत ही छोटा होता है. द एल्गोरिथम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन सच अ वे दैट रिक्वायर्स लेस कोड स्पेस, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर डिवाइसेज विथ लिमिटेड फर्मवेयर स्टोरेज. तो लाइटवेट क्रिप्टोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो IoT, इंश्योरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में लाइटवेट क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं. Ensuring secure communication between IoT devices that have limited resources. IoT devices के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो ये इंश्योर करती है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों के बीच वो सिक्योर हो. RFID tags, protecting the privacy and integrity of data stored on RFID tags used by supply chains, inventory management and contactless payments. Wireless sensor networks, providing security for sensor nodes that collect and transmit data in environmental monitoring, healthcare and industrial applications. अब हम लास्ट टॉपिक की यूनिट कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एंड एप्लीकेशंस. इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी based on the algebraic structure of electric curves over finite fields. ECC is known for providing the same level of security as other public key algorithm like RSA, but with smaller key sizes, which leads to faster computation. तो ECC का बाकी इसके मतलब algorithms में क्या benefit है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सेम लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सच एज अदर पब्लिक की algorithms like RSA, बट विथ स्मॉलर की साइजेज़. ECC की साइज़ स्मॉलर होती है, मतलब वो लेस मेमोरी यूज़ करेगी, वो फास्ट एग्जीक्यूट भी होगी और लो पावर कंज्यूम भी करेगी. मल्टीपल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे. दिस मेक्स ECC पर्टिकुलर सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज मोबाइल डिवाइसेज एंड IoT एप्लीकेशंस. की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ECC. एन इलेक्ट्रिक कर्व इज़ डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. इलेक्ट्रिक कर्व को एक इक्वेशन के थ्रू डिफाइन किया जाता है, y² इज इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b ओवर अ फाइनाइट फील्ड. एक फाइनाइट फील्ड के ऊपर ECC को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व. जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वो कर्व की शेप को डिटरमाइन करते हैं. पॉइंट्स ऑन द कर्व. सॉल्यूशंस ऑन द इलेक्ट्रिक कर्व इक्वेशन फॉर्म अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच टुगेदर विद अ पॉइंट एट इन्फिनिटी क्रिएट एन अबेलियन ग्रुप. जो सॉल्यूशंस होते हैं इलेक्ट्रिक कर्व इक्वेशन के,
form a set of points which together with a point at infinity create an abelian group. abelian group आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा अपने discrete structures में. Scalar multiplication. The primary operation in ECC is scalar multiplication where a point on the curve is multiplied by an integer to produce another point on the curve. Key pairs. In ECC, each user has a private key and a public key. जो प्राइवेट की होती है वो रैंडमली चूज एन इंटीजर होता है, और जो पब्लिक की होती है द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक कर्व ऑब्टेन्ड बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऑब्टेन की जाती है. तो अब ये लास्ट पॉइंट है, क्या एडवांटेजेस हैं ECC के. स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी पर बिट. ECC प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ गिवन की साइज कंपेयर टू अदर पब्लिक की crypto systems. For example, a 256-bit ECC key offers comparable security to a 3072-bit RSA की. मतलब इतनी लेंथ की, इतनी बिट की जो RSA की होती है 256 बिट की ECC की सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गुना इससे छोटा है. एफिशिएंसी. स्मॉलर की साइजेस लीड टू फास्टर कंप्यूटेशन, रिड्यूस्ड बैंडविड्थ एंड लो पावर कंजम्पशन. एक सिंपल सा पॉइंट है, जब भी किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो सिक्योरिटी को पहले से कई गुना ज़्यादा इन्हांस कर देता है, मेमोरी कम लेता है और एफिशिएंस काफ़ी ज़्यादा होता है. एप्लीकेशंस ऑफ ECC. ECC is used in SSL TLS protocols to establish secure connections between web browsers and servers, ensuring data confidentiality and integrity. ECC-based digital signatures algorithms such as ECDSA, elliptic curve digital signature algorithm, are used to verify the authenticity and integrity of digital messages and documents. Cryptographic key exchange. ECC algorithms like elliptic curve Diffie-Hellman enable secure key exchange between parties, allowing them to establish a safe secret over a insecure channel. तो आपकी जो यूनिट 5 भी थी वो भी हमने कवर कर ली. यूनिट 1, 2, 3, 4 आप हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट आपके कल के पेपर के लिए.